औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है वो मेरे पास है। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नासिरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हमदा यूनिवर्सिटी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे और उसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 कहते हैं, और अगला जो सेमेस्टर है इसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 पढ़ेंगे। शायद आप बाय फेस तो आप मुझे शायद अभी नहीं जानते, या हो सकता है देखा होगा। आपको मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारा ये सफ़र ये बहुत अच्छा गुजरेगा। और ड्यूरिंग जब आप ये प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे, आपको कोई भी इशू होगा तो आप इंशाल्लाह जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो उस वक्त भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप मुझे, आप जब आपका एलएमएस एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे आप डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म में या आप उसके रिटर्न फॉर्म में आप मुझे सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आई विल explain all the issues. Inshallah I will explain all the questions. uh, तो इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो टॉपिक्स क्या कि हम पहले आपको मैं आउटलाइन बताता हूँ, इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को शुरू करें। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि इस सेमेस्टर का जो कोर्स आउटलाइन है ये है। हम इसको हम बेसिकली 7 सेमेस्टर कहते हैं। इसका जो कोड नंबर 612 है 612, एंड वी विल डिस्कस 12 चैप्टर्स इन दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में हम 12 चैप्टर्स पढ़ेंगे। दिस कोर्स इज़ वेरी लेंथी कोर्स अमंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑफ फार्मेसी इन 7 सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में क्योंकि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एक बायोफार्मास्यूटिक्स। ये 2 बहुत लेंथी सब्जेक्ट हैं, बहुत के कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग उसको थोड़ा-सा जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स होंगे नहीं, क्योंकि अभी तक जितने 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कभी इतना इश्यू हुआ नहीं है। इंशाल्लाह कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे किसी भी स्टेज पे पूछ सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस सेमेस्टर में वी विल डिस्कस 12 चैप्टर व्हिच इंक्लूड्स नंबर 1 हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन, उसका हम साइज रिडक्शन भी कहलाते हैं। इसके बाद साइज सेपरेशन और साइज एनालिसिस भी हम पढ़ेंगे। मिक्सिंग पढ़ेंगे, ग्रेनुलेशंस पढ़ेंगे, ड्राइंग पढ़ेंगे, कम कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन, टैबलेट कोटिंग, कैप्सुलेशन में हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल भी पढ़ेंगे। क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, एंड लास्ट में हम एवापोरेशन। ये जो सीक्वेंस है हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये इसलिए मैंने सीक्वेंस या मेरे अपनी तरतीब है। अगर आप फार्मेसी की कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें ये सीक्वेंस नहीं होंगे। ये आपको इसी सीक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसलिए हम शुरू में छोटे टॉपिक है, ये 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम उसको शुरू में ख़त्म करेंगे। मेन जो टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन से या सैलिडेशन शुरू होगा, उससे आगे जितने भी है वो सीक्वेंस में होगा। तो इंशाल्लाह आपको एक टॉपिक जब ख़त्म होगा तो ये अगले टॉपिक के साथ लिंक होगा, इसलिए आपको समझने में आसान, इसलिए मैंने इस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे शो किया गया है, लिखा गया है, और हम इंशाल्लाह इसी सीक्वेंस में वी विल एक्सप्लेन या वी विल डिस्कस इन द कमिंग डेज। यानी पहला चैप्टर है हमारा हीट ट्रांसफ़र। हीट, जैसा कि आपको पता है व्हाट इज़ हीट। हीट ये चीज़ आप फिजिक्स में भी आप पढ़ के आए हैं, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आई विल रिकॉल द बेसिक थिंग्स सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कमिंग टॉपिक्स। व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travel from higher temperature region to the lower temperature region। यानी ये लिक्विड की तरह भी है। जिस तरह लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव की जाती है, इसी तरह हीट भी एक एनर्जी की कस्म टाइप है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये हमेशा मूव करता है। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ गर्म होगा तो वो गर्म जो बॉडी है उसमें से हीट एनर्जी वो कोल्ड बॉडी की तरफ मूव की जाती है, मूव करता है। और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो ठंडी जो कोल्ड एनर्जी है वो कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करेंगे। तो वाइस वर्सा है। तो इसका मतलब है एनर्जी, हीट जो है बेसिकली एक एनर्जी है टाइप ऑफ, जो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये मूव की जाती है।
इसलिए लेकिन हीट ट्रांसफ़र, हमारा जो टॉपिक है वो हीट ट्रांसफ़र बेसिकली एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जो कि डिफरेंट किस्म के, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर ये हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है, हम इसलिए शुरू में इसको डिस्कस कर रहे हैं। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस और फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। सॉरी, हीट ट्रांसफर का मतलब यानी एनर्जी, यानी मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी का एक सब्सटेंस से किसी दूसरे सब्सटेंस में, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या एक फेज से दूसरे फेज की तरफ ट्रांसफर होने को, मूव होने को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। ये एक प्रोसेस का नाम है बेसिकली। और फेज क्या चीज़ है, ये आपके लिए नई नहीं है, आप पढ़ा हुआ है। वी नो दैट देयर आर बेसिकली 3 फेज या 4 फेज सिस्टम, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसेस फेज, और इसी तरह जेली लाइक या सेमी सॉलिड फेज भी कहलाते हैं। 4 किस्म की फेजेस हम मोस्ट कॉमनली हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन सेमी सॉलिड या जेली लाइक सब्सटेंस भी होती है, उनका अपना फेज है। फेज है। तो फेज का मतलब है एनी हेट्रोजीनियस mixture which containing different parts and all the parts are homogeneous itself is called phase। phase से मुराद ये है कोई भी जो heterogeneous substance है या कोई भी heterogeneous mixture या heterogeneous system जिसके अंदर, heterogeneous का मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो, जिसकी अपनी हर चीज़ की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो जो मिक्सचर है हेट्रोजीनियस, उसके अंदर जो भी पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट, और हर पार्ट इटसेल्फ होमोजीनियस है। मिसाल के तौर पर एक पानी है, पानी में आप इनसॉल्युबल कुछ मिट्टी डाल दें या कुछ और पार्टिकल डाल के 2-3 चीज़ें मिक्स करके इसके अंदर डाल दें, तो आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि देखने में तो वो मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन उसके अंदर हर एक की अपनी आइडेंटिटी, पानी अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, सॉलिड पार्टिकल अपनी रखते हैं, कोई और चीज़ है उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो हर चीज़ जो अपनी आइडेंटिटी रखती है उसे हम फेज कहलाते हैं। तो ये जो 3 फेज है ये सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैसेस में भी हो सकते हैं, या सेमी सॉलिड में भी हो सकते हैं। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, वो सिंगल फेज है, यानी मिसिबल लिक्विड एंड ऑल गैसेस आर होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज़ वन फेज। और जितने भी लिक्विड या गैस हैं उनमें हमेशा जाहिर बात है वन फेज सिस्टम है, और वो हम एक दफ़ा मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट करना बहुत नामुमकिन है, प्रैक्टिकली या मैकेनिकली ये सेपरेट नहीं हो सकता। अच्छा, इसको समझाने के लिए, इस प्रोसेस को यानी हीट ट्रांसफ़र को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है। बेसिकली देखें, एक यहाँ पे साइड पे अगर आप लेफ्ट साइड पे इमेज को देखें, ए बॉडी और बी बॉडी, आपके पास 2 बॉडी को शो किया गया है। ये रेड कलर का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म है, और बी थोड़ा-सा कम, उसकी शाइनिंग कम है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी, इसकी हीट एनर्जी या वो जो हो कम गर्म है, ये कोल्ड बॉडी है। तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर यानी ए से बी की तरफ मूव होगा। ए का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बी का टेम्परेचर इसका कम है, इसलिए हीट ए से बी की तरफ मूव होंगे। वो क्यों होंगे, इसी को एक्सप्लेन किया गया है यहीं पे। बॉडी ए इज एट हायर टेम्परेचर देन बॉडी बी, यानी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी का टेम्परेचर कम है। When body A and B are in contact with each other, जब इन दोनों बॉडी को, जिसका एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो एक का कम हो, इन दोनों को आप मिक्स करें या दोनों को कांटेक्ट में एक दूसरे के करीब ले आए, दूसरे को मिला दें, जोड़ें, then the loss of thermal energy then the loss of thermal energy at a rate higher than the rate at which it absorb thermal energy from B। कहने का मकसद ये है, यानी हीट जब ये 2 बॉडी जिसमें दोनों के टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो, उनको एक दूसरे के करीब आते हैं या दोनों को मिक्स की जाती है या दोनों को अटैच की जाती है, तो ए में से हीट एनर्जी बी की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगी, यानी उसके जो स्पीड है वो कहीं गुना ज़्यादा होगा। बहुत तेज़ी के साथ हीट एनर्जी लॉस हो रहा होता है ए में से बी की तरफ, और बी उसको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर रही होती है। कहने का मतलब ये बी जितने स्पीड से वो एब्जॉर्ब करता है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में ए अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होता है। इस ट्रांसफ़र की वजह से दिस कॉजेज अ टेम्परेचर ड्रॉप इन बॉडी ए, जब ए अपनी टेम्परेचर बी को ट्रांसफ़र कर रहा होगा, जिसके नतीजे में ए का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और बी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बी क्यों? क्योंकि बी ए की तरफ से, ए से हीट एनर्जी अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर,
जिसके नतीजे में फाइनली द टू बॉडीज ए एंड बी हैव द सेम टेम्परेचर। एक वक्त आएगा, अब ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर ये हमेशा चलता नहीं रहता। एक वक्त आएगा दोनों का टेम्परेचर जो है ना बराबर होगा। जाहिर बात है ए में से ही वो हीट ले रहा है बी, तो बी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए का कम हो रहा है। तो एक वक्त आएगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगी। इसको इस इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए जो इमेज 2 है, अगर आप देखें नीचे वाले इमेज में, इसमें एरो दोनों डायरेक्शन में दिखा गया, यानी ए ऊपर वाले एरो का मतलब है हीट ट्रांसफर हो रहा है ए में से बी को, और नीचे वाले एरो का मतलब है बी में से ए को। ये उस वक्त होगा, इसका मतलब जब दोनों बराबर होंगे तो जिस साइड पे टेम्परेचर, जिस बॉडी में टेम्परेचर कम होंगे उधर से उसकी तरफ मूव होगा, इसलिए इसको हम इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। सो the greater the difference in temperature between the substances, the faster the heat will transfer। यानी इसका मतलब ये है, ये इसका नतीजा ये है कि जितना दोनों बॉडी में या दोनों फेसेस में या किसी दो सेपरेट जगहों पे अगर जितना टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे उतनी स्पीड से हीट ट्रांसफ़र जल्दी होगा। अच्छा जी, हीट जो है ना, हीट का जो यूनिट है वो जूल है। ये आपको भी पता है जूल। जूल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को हम जूल कहते हैं, यानी विच रिप्रेजेंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल, इसको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दिए, दो एग्जांपल दिया गया है। 1 joule of heat will raise the temperature of 100 ml water by only approximately 0.002 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा हीट को हम यानी एक्सप्रेस की जाती है, उसका जो यूनिट है वो जोल है या किलो जोल है या जूल होगा। लेकिन जोल क्या चीज़ है, कहते हैं कि अगर आप यानी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को हम जोल कहते हैं, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हम कहते हैं मकसद, अगर आप 100 ml पानी को 1 जूल ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो जो 100 ml पानी है, 100 ml पानी की जो टेम्परेचर है वो 0.002 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है, अगर आप 100 ml पानी को 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करें तो उस 100 ml पानी का जो टेम्परेचर है वो 0.002 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। अच्छा, सिर्फ जोल नहीं है, हीट का 2-3 यूनिट और भी है। किलो जोल में भी उसको रिप्रेजेंट की जाती है, मेगा जोल भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोल और किलो जोल इस्तेमाल की जाती है। तो यही चीज़ अगर आप जोल 1 जोल अगर आप 100 ml को दें तो 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े। अगर आप 1000 जोल ऑफ हीट प्रोवाइड करें 200 ml ऑफ वाटर को रूम टेम्परेचर पे, तो वो जो पानी है वो उबलने लगेगा। यानी इन शॉर्ट सॉरी 200 ml पानी आपके रूम में रखा हुआ है, अगर आप उस 200 ml वाटर को 1000 जोल या 65 किलो जोल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो 200 ml वाटर जो है, यानी उसका रूम टेम्परेचर मीन रूम में रखा हुआ है, तो उसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो पहले से है रूम टेम्परेचर पे, तो अगर आप उसको आप 1000 जोल या 65 किलो जोल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो पानी उबलने लगेगा। इसे हम कहते हैं बेसिकली जोल। इसका और भी यानी इक्विवेलेंट यहाँ लिखा गया है, आपकी आसानी के लिए रखा है कि 1 किलो जोल के अंदर यानी 1 किलो जोल में तकरीबन जो है वो 1000 जोल आते हैं, और 1 मेगा जोल इज इक्वल टू 10 लाख जोल के बराबर है, और 1 मेगा जोल इज इक्वल टू 1000 किलो जोल के बराबर। ये कि यूनिट कन्वर्जन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर बेसिकली स्टडिंग दिस टॉपिक, बिकॉज हीट ट्रांसफ़र हैज़ डिफरेंट एप्लीकेशन इन डिफरेंट प्रोसेस। हीट ट्रांसफ़र का डिफरेंट प्रोसेस में एप्लीकेशन है, या ये हीट ट्रांसफ़र मुख्तलिफ प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो हम कुछ आगे इस सबसे इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसलिए हम हीट ट्रांसफ़र को पढ़ते हैं। इसका मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई है, हीट ट्रांसफ़र डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व, मिसाल तौर पर एवापोरेशन प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है, ड्राइंग प्रोसेस के अंदर हीट इन्वॉल्व है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में है, स्टरलाइजेशन टेक्निक में है, रेफ्रिजरेशन टेक्निक में है, और भी बहुत सारे प्रोसेस। लेकिन कुछ एग्जांपल यानी 6 एग्जांपल यहाँ दिया गया है। इन प्रोसेस में हीट की एप्लीकेशन है, इसलिए हम बेसिकली हीट ट्रांसफ़र टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब इनको ब्रीफली यहाँ जो हर टॉपिक को समझाएंगे कि एवोपरेशन क्या चीज़ है, डिस्टिलेशन क्या है। एवोपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हीट प्रोवाइड करते हैं किसी लिक्विड को,
और उस लिक्विड में से बहुत सारे लिक्विड के जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जब वो वेपर में कन्वर्ट कब होगा, जब उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है हीट ट्रांसफर की वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा, डिस्टिलेशन के अंदर भी हम ये करते हैं कि लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके नतीजे में वो पूरा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो वेपर दोबारा कंडेंस करके दोबारा लिक्विड में हासिल की जाती है। फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर हम इसी प्रोसेस से हासिल की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। सिमिलरली ड्राइंग एक प्रोसेस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये इसी सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे, एवोपरेशन भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो ड्राइंग जो है एवोपरेशन जैसे पहला वाला है, ये हम आखिरी चैप्टर जैसे मैंने आपको आउटलाइन में बताया था उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एवोपरेटर इंस्ट्रूमेंट के साथ मैकेनिज्म्स के साथ पढ़ेंगे। तो ड्राइंग भी एक प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट जो ग्रेन्यूल्स है, टैबलेट्स बनाते हो, ग्रेन्यूल को ड्राइंग की जाती है, वहाँ पे हीट इन्वॉल्व है, हम इसको हीट ट्रांसफर पढ़े। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई जाती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते उस वक्त जब तक आप उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, उस वक्त तक जो है यू कांट ऑब्टेन अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड हीट टू प्रिपेयर अ सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। सो ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन की एक टेक्निक है, मैकेनिज्म है, इसलिए हमें हीट ट्रांसफर पढ़ना पड़ रहा है। स्टरलाइजेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा, ये हम आगे से अगले सेमेस्टर में भी है। इस टॉपिक को आप उस क्यूसी के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री की जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स है, मिसाल के तौर पर ऑटोक्लेव है या हॉट एयर ओवन है। तो इनके अंदर भी हीट ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व है। सिमिलरली रेफ्रिजरेशन के अंदर भी आपका हीट रिक्वायरमेंट है, हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व, इसलिए हम हीट ट्रांसफर प्रोसेस को स्टडी की जाती है। इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म। हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म भी कहते हैं, उसका मेथड कहते हैं। यानी हीट, जब आप किसी प्रोसेस में हीट प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो हीट तीन प्रोसेस के थ्रू, तीन मैकेनिज्म के थ्रू या तीन तरीके से ट्रांसफर होती है। हम कहते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन और हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। इट मीन तीन तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा होता है, एक फेज से दूसरे फेज और तीसरे फेज से चौथे फेज में। उसे या तो वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा था हीट ट्रांसफर, या तो वो कन्वेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा था, या तो वो रेडिएशन मैकेनिज्म के थ्रू हीट ट्रांसफर हो। इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ कंडक्शन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम कन्वेक्शन रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज कंडक्शन? Conduction basically it is the transfer of thermal energy by molecular action without any motion of the medium। यानी कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर की जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक फेज से दूसरे फेज में। कैसे? जिसमें पूरा ओवरऑल हीट सोर्स, जिसे हम कहते हैं हीट सोर्स, खुद मूव नहीं करता, बल्कि इस हीट सोर्स में मौजूद जो थर्मल एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफर होता है। यानी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बाय मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है यहाँ पे बेसिकली। मॉलिक्यूल या एटम्स मूव कर रहे होते हैं जबकि पूरा मीडियम नहीं है। इससे मुराद, मिसाल के तौर पर अगर आपका हीट सोर्स पानी है तो पानी में से हीट एनर्जी जाएगा, पानी खुद मूव नहीं होगा। अगर आपका हीट सोर्स फ्लेम है, आग है, तो आग में से हीट एनर्जी एटम से मॉलिक्यूल तो मूव होगा, लेकिन पूरा आग खुद फ्लो नहीं हो रहा होगा। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपका जो हम रोजाना जो खाना पकाते हो किचन के अंदर, या पानी गर्म करते हो बर्तन के अंदर, पतीले में पानी डालें, चूल्हे पर रखें, तो चूल्हे का जो हीट फ्लेम है वो आपका क्या है, हीट सोर्स है। अंदर जो है वो कंटेनर क्या, आपका मीडियम है, बैरियर है सॉलिड, और अंदर जो लिक्विड है वो जिसे आपने हीट प्रोवाइड करनी होती है। तो जब आप चूल्हे पर रखते हो तो आपका जो फ्लेम है डायरेक्ट पानी के साथ कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन अंदर पानी गर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है जो हीट एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स उस मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन मीन आपको जो पतीले का जो सॉलिड सरफेस है वहां से ट्रांसफर होके अंदर की तरफ जा रही होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल मीडियम मूव नहीं करता, बल्कि मॉलिक्यूलर एक्शन की वजह से, मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। उसको आगे मजीद एक्सप्लेन किया गया है अगले स्लाइड में। कंडक्शन के, अगर ये कंडक्शन जो प्रोसेस है वो सॉलिड में भी कंडक्शन हो रही होती है, लिक्विड के अंदर भी हो रहा होता है, गैस प्रोसेस के अंदर भी हो रहे होते हैं।
लेकिन कंडक्शन जो मैकेनिज्म है ये ज़्यादातर आम तौर पर इसकी इम्पोर्टेंस ये सॉलिड फेस या सॉलिड सब्सटेंस के अंदर इसको ज़्यादा डिस्कस की जाती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड हमेशा कॉम्पैक्टेड फॉर्म में है। सॉलिड के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल वो आपस में कॉम्पैक्टेड फॉर्म में है, उसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत कम होती है। ये चीज़ आप फर्स्ट एड मैटर के अंदर भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसलिए सॉलिड के अंदर कंडक्शन है, बल्कि लिक्विड और गैसियस बाकी गैस और लिक्विड उनके अंदर कन्वेक्शन और रेडिएशन का प्रोसेस भी हो रहा है। कंडक्शन को मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन हीट फ्लो इन अ बॉडी इज एक्चुअली जब किसी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर हो चुकी होती है, अब हीट ट्रांसफर होते हैं, वो जो हीट ट्रांसफर वो कैसे हो रही है? हीट ट्रांसफर बाई ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल विदाउट मिक्सिंग, सच प्रोसेस नॉन कंडक्ट। यानी जब किसी बॉडी में, हमने शुरू में एग्जांपल दी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब आप हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में हीट ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल की मोमेंटम की वजह से हो रहे होते हैं, और उसमें ओवरऑल पूरा पूरा जो लिक्विड फेस है या लिक्विड वो मिक्स नहीं हो रहा, वो मूव नहीं हो रहा होता। इस किस्म की प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। ऑन रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ हीट, यानी सरफेस से जब हीट एनर्जी मिल रही होती है उस बॉडी को, मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स एंड पास ऑन एनर्जी टू द एडजेसेंट मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल, इसको मैंने आपको जो पतीले की एग्जांपल दी थी, देखिए जब आप किसी फ्लेम पे, चूल्हे पे आप बर्तन रखते हो, तो सबसे पहले हीट जो फ्लेम है वो आपका आग है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, उसमें से आपका बर्तन की सरफेस को हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो जैसे जैसे हीट उस बर्तन की सरफेस को, सॉलिड सरफेस पे जब हीट एनर्जी मिल रही होती है, तो बर्तन के अंदर, अब बर्तन किसी चीज़ से, एटम से, मॉलिक्यूल से बनी भी है, लेकिन वो कॉम्पैक्टेड फॉर्म में है। लोहा जिसे हम कहते हैं, आयरन की जो अपने मॉलिक्यूल एटम्स है वो वाइब्रेट होने लगती है क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है। उस वाइब्रेशन की वजह से वो हीट एनर्जी जो है वहाँ से वहाँ हीट बढ़ती जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मॉलिक्यूल की टेम्परेचर बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी उस सरफेस में से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी अंदर लिक्विड को ट्रांसफर हो रही है। तो जैसे जैसे सरफेस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस, बर्तन के अंदर अंदरूनी जो सरफेस पे जिसके साथ अटैच है, उनको कहते हैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल, अंदर वाले एडजेसेंट मॉलिक्यूल को फिर हीट मिलती है। इसी तरह वो हीट अंदर वाले एक लिक्विड के मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस तरह कर करके वो लिक्विड की जो उस बर्तन में मौजूद जितने भी लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाते हैं। इसलिए आप देखें शुरू शुरू में अगर आप बहुत बड़े बर्तन में पानी भर के रखें, नीचे से हीट देता जाए, तो आप जब ऊपर से अंगुली डाल के चेक करें तो ऊपर से आपको लगता है पानी गर्म, लेकिन जैसे जब पानी हाथ को नीचे डिप करे तो नीचे पानी गर्म होता है। इसका मतलब है हीट एनर्जी आहिस्ता से सरफेस से अंदर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इसलिए टाइम लगता है ऊपर पहुंचते पहुंचते। इसलिए कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। इस किस्म के ट्रांसफर को जिसके अंदर हीट सोर्स का हीट हीट सोर्स जो है वो डायरेक्ट आपकी मटेरियल के साथ या लिक्विड के साथ, प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, बल्कि बीच में एक बैरियर लगी होती है, एक सरफेस होता है, उस सरफेस को क्रॉस करके जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है तो हम कंडक्शन प्रोसेस कहलाते हैं। तो ये जो कंडक्शन प्रोसेस है वो रुक जाएगा कब? जब दोनों सरफेस के दोनों एंड पे, दोनों साइड पे आपका क्या होगा? हीट एनर्जी बराबर होगा। यानी व्हेन बोथ एंड हैव सेम टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट होगा तो फिर वो जो हीट ट्रांसफर है वो रुक जाएगी। तो कंडक्शन के अंदर ड्राइविंग फोर्स क्या चीज़ है? ड्राइविंग फोर्स मीन हीट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे ट्रांसफर होती है, उसका मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो है डिफरेंसेस, यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द स्टीम एंड द कंटेंट ऑफ कंटेनर। स्टीम मीन यानी सोर्स लिक्विड, यहाँ पे फ्लेम भी लिख सकते हैं, स्टीम भी लिख सकते हैं, बर्नर भी लिख सकते हैं जो आपका सोर्स हो। यानी ड्राइविंग फोर्स का मतलब है हीट एक जगह से दूसरे का मूव कैसे हो रही होती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वन फेस एंड अदर। यानी एक बॉडी और दूसरे बॉडी या एक जगह से दूसरे जगह के दरमियान में टेम्परेचर जितना ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए, हम शुरू में पढ़ चुके हैं, उतने ज़्यादा हीट ट्रांसफर होंगे। इसलिए जितना डिफरेंसेस ज़्यादा हो वहाँ पर फोर्स जल्दी स्पीडली हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। स्टीम हीट अप, इस ये जो सेंटेंस, दो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, इसको अगले स्लाइड पे डायग्राम दिया गया आपको, उस डायग्राम के हिसाब से यहाँ लिखा गया, उस डायग्राम को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। स्टीम क्या करते हैं? बेसिकली हीट अप करते हैं कंटेनर को जो कि सॉलिड है,
या कंटेनर के सरफेस को जो हम कहते हैं कंटेनर भी कहते हैं, या वेसल्स को विच कंटेन लिक्विड, जिसके अंदर लिक्विड है, जैसा मैं आपको पतीले की एग्जांपल दी। सो दिस सॉलिड वेसल्स ट्रांसफर हीट टू द, और इस तरह पहले आपका स्टीम से या बर्नर से या फ्लेम से आपकी कंटेनर की सरफेस को हीट ट्रांसफर होता है, और उस सरफेस के अंदर से फिर लो जो हीट है वो अंदर लिक्विड को ट्रांसफर होता है। इस तरह उस कंटेनर में मौजूद लिक्विड है वो गर्म होना शुरू। को देखें आपके पास दो डायग्राम दिया गया। राइट साइड पे ये जो डायग्राम है ये वेसल्स है, इसको हम कहते हैं हीटिंग वेसल या मिक्सिंग वेसल्स है। इसमें अगर आप देखें यहाँ एरो अगर आपकी राइट साइड पे नजर आ रहा है, तो आपको जो माउस का जो कर्सर नजर आपको नजर आ रहा हो, तो हीटिंग फ्लूइड इनलेट यानी हीटिंग फ्लूइड इनलेट यानी यहाँ से आपका स्टीम जा रहा होता है। यानी इस किस्म की मशीनें इंडस्ट्री में आमतौर पर हम फ्लेम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि स्टीम बुखारात इस्तेमाल की जाती है। बड़े बड़े बॉयलर्स बनी होती है, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू सब पानी का लाइन होता है, गैस का लाइन होता है, उसी तरह से आपका स्टीम का भी लाइन होगा। वहाँ से गर्म स्टीम आ रही होती है, वो स्टीम यहाँ से इंटर होगा इस इनलेट से। जैसे इनलेट होगा तो ये जो बीच में देखें ये डबल जैकेटेड वेसल्स है। ये डबल जैकेटेड वेसल्स में बीच में खाली स्पेसेस होगा। इस पूरे स्पेस में वो स्टीम जाएगी और फिर यहाँ से जाहिर बात है स्टीम चूँकि उसका गैस भी है, वेपर्स है, तो एक जगह से इन हो रहा होगा तो वो दूसरी जगह से वो बाहर निकल रहा होता है। हीट फ्लूइड आउटलेट, इसके अंदर आप जो जिस चीज़ को आपने गर्म करनी है वो आप उसके अंदर ट्रांसफ़र करें। यहाँ से स्टीम को ऑन करें तो आहिस्ता-आहिस्ता जब ये स्टीम यहाँ से इन होगा, वहाँ से बाहर होगा, तो अंदर इस कंटेनर के इंटरनल सरफेस पूरा गर्म होगा, क्योंकि स्टीम गर्म है। तो जैसे सरफेस गर्म होगा तो यहाँ सरफेस से फिर वो जो हीट एनर्जी वो अंदर लिक्विड को जो इसके अंदर मौजूद है उसको ट्रांसफ़र होगा। यानी ये पेडल है, ये डबल जैकेटेड वेसल्स है। इस किस्म की ट्रांसफ़र को हम कहते हैं, यानी स्टीम क्या करते हैं सरफेस को गर्म करे, सॉलिड सरफेस को, और ये सॉलिड सरफेस में हीट फिर अंदर इंटरनल अंदर की साइड पे ट्रांसफर हो रही है। इसे हम कहते हैं कंडक्शन मैकेनिज्म। यही चीज अगर आप दूसरे ग्राम में यहाँ पे दो गिलास देखें, इसको ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे लिखा गया है, द मेटल कंडक्ट हीट फ्रॉम द कप ऑफ वार्म वाटर टू द कप ऑफ कोल्ड वाटर। यानी इस कप में अंदर देखिए गर्म पानी है, दूसरे कप के अंदर ठंडा पानी है। आपने एक लोहा जो है ना मेटल्स जो कि बेंड हुआ हो, यूं बेंड हो, उसको आप इसके अंदर डिप करें। यानी एक टिप आप एक गिलास में रखें, दूसरा टिप दूसरे में रखें। और चूंकि ये कंडक्टर है, देखिए आपको याद होगा ये लोहा जो है ना वो हीट कंडक्टर है, तो वो पहले आप इसको डिप करें इनमें, तो एक वक्त आएगा, देखें ये जो पानी है बहुत गर्म है, दूसरा वाला पानी बहुत ठंडा है, तो एक वक्त आएगा इसके अंदर से जितनी भी हीट है वो इस लोहे को गर्म करेगा, इस लोहे में से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा इधर, तो आहिस्ता आहिस्ता हीट इस गिलास में से इस गिलास में ट्रांसफर होगा। एक वक्त आएगा दोनों गिलास के अंदर जो पानी का टेम्परेचर वो बराबर हो जाएगा। ये जो पानी, हालांकि आपने इस गिलास के अंदर जो ठंडा पानी है उसको आपने कोई हीट तो प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन दूसरे गिलास में जो गर्म पानी है वहां से आपने लोहे के जरिए यानी एक सॉलिड सरफेस के जरिए आपने कंडक्शन मैकेनिज्म के जरिए हीट ट्रांसफर हुआ है। ये गिलास की मिसाल है। यही चीज आपके जो पतीले पे चूल्हे के ऊपर जो भी चीज आप पका रहे होते हैं, जहाँ पे आपका फ्लेम जो है ना डायरेक्ट उस चीज को गर्म नहीं कर रहे होते, मगर वो चीज आप क्या कर रहे होते हैं, अंदर कंटेनर के अंदर जो चीज़ वो गर्म हो रही होती है। तो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ ना आप डायरेक्ट फ्लेम वहाँ पे इस्तेमाल है, वहाँ आग लगने का या आग पकड़ने के चांसेस होता है, इसलिए वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा स्टीम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीम अब यहाँ एज्यूम करें कि इस गिलास में जो वार्म वाटर वो आपका स्टीम हो, वो स्टीम जब यहाँ से इस सरफेस को गर्म करेगा, ये सरफेस ऑलरेडी गर्म है, जब दूसरे सरफेस पे दूसरी गिलास में जब वो डिप होगा तो वहाँ पे हीट एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इस गिलास में ट्रांसफर होगा। तो एक वक्त आएगा ये प्रोसेस रुक जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, उसे हम कहते हैं कंडक्शन मैकेनिज्म है, कंडक्शन प्रोसेस है। इसके अंदर फॉरियर लॉ इन्वॉल्व है, एक कानून है, एक लॉ है, उसे हम फॉरियर लॉ कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो from a uniform surface is directly proportional to the surface area and the temperature drop. temperature drop भी लिख सकते हैं, temperature difference भी लिख सकते हैं यहाँ पे, and inversely proportional to the length of path of the flow। ये इसको हम आसान अर्थों में बता रहा हूँ। फॉरियर लॉ कहता है कि वो कहते हैं कि किसी भी यानी हीट ट्रांसफर का जो रेट है, स्पीड है, यानी हीट ट्रांसफर की जो स्पीड है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है इस लॉ के मुताबिक। यानी हीट इतने तेजी के साथ फ्लो कब होगा, अगर आपका जो जिस सरफेस से वो हीट गुजर रहा है अगर उस सरफेस का एरिया बहुत बड़ा हो, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो ज्यादा होगा।
और जितना दोनों सरफेस में, यानी अगर आपने एक साइड से दूसरे साइड पे हीट ट्रांसफर करना हो, तो जिस सरफेस से वो गुजर के जा रही थी, दोनों उस सरफेस के आर पार, दोनों साइड पे, इस साइड और उस साइड, उन दरमियान में जितना टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। जबकि हीट ट्रांसफर कब कम होगा, उसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब है? अगर वो जो जिस सरफेस से वो हीट गुजर रहा है, उस सरफेस की थिकनेस, उसकी लंबाई, इसकी मोटाई, अगर वो जिस सरफेस से वो हीट गुजर रहा है, अगर उसकी मोटाई ज़्यादा होंगे, तो हीट फ्लो स्लो होगा। उसकी मिसाल मैं आपको मिसाल दूं, जैसे पतीले की। अगर आप एक पतीला हल्का सा बर्तन जो कि बहुत लाइट हो, जिसकी थिकनेस कम हो, उसमें पानी रख के उबालें, तो वो फौरन गर्म हो जाएगा, पानी हीट ट्रांसफर भी हो जाएगा, पानी जल्दी बॉयल भी होगा। इतना मोटा थिकनेस, जैसे देक होता है, देक, उसके लोहे का देखें थिकनेस कितना मोटा है। तो उस सरफेस की मोटाई जहां से हीट एनर्जी ने गुजरना हो, उसे कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ फ्लो, यानी जिस रास्ते पे हीट एनर्जी ने गुजरना हो, अगर उसकी थिकनेस, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होंगे, तो हीट एनर्जी की जो ट्रांसफ़र रेट है, वो स्लो हो जाएगी। उसे ये बेसिकली फोरियर ने एक्सप्लेन की, जिसे हम फोरियर लॉ कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ, तो इसी फोरियर लॉ से एक डेरिवेशन, एक फार्मूला बनाया गया है हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ, द अमाउंट या द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन प्रोसेस से जितनी अमाउंट में हीट ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह पे, उसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन किया गया। यानी अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस या रिप्रेजेंटेड एस। इक्वेशन को देखें, Q इज इक्वल टू के ए ब्रैकेट T1 माइनस T2 थीटा डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, खास स्पेसिफिक टाइम में जितनी क्वांटिटी में हीट ट्रांसफर होता है, वो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। इस पे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, जैसा ऊपर बताया कि सरफेस एरिया का मतलब है, नहीं जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से आपका टेम्परेचर T1 एंड T2 टेम्परेचर डिफरेंस के दरमियान जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रांसफर होगा। और जितना देर आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, थीटा का मतलब यानी एक्सपोजर टाइम या टोटल टाइम है, उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एल का मतलब थिकनेस को, थिकनेस ऑफ द मीडियम कहते हैं, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री वाल भी कहलाते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। मजीद यानी उसका जो मजीद जो पार्ट्स उसको यहाँ पे दिखाया गया है। T1 एंड T2 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? T1 का मतलब हायर टेम्परेचर, T2 का मतलब लोअर टेम्परेचर, और T1 माइनस T2 का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंसेस, इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं बिटवीन द टू फेसेस। थीटा इज द टाइम पीरियड भी कहलाता है, या एक्सपोजर टाइम, यानी कितनी टाइम आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कम टाइम में कम हीट ट्रांसफर होगा, जितनी देर तक रखो उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होंगे। इसलिए Q मीन यानी अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, जितना देर तक आप हीट दोगे उतनी देर तक हीट, उतनी क्वांटिटी में हीट स्पीड से ट्रांसफर होगा। जबकि हीट ट्रांसफर कब कम होगा? जब आपकी उस वेसल्स की, उस कंटेनर की थिकनेस अगर ज़्यादा होंगे, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई अगर ज़्यादा होंगे, तो हीट ट्रांसफर स्लो होंगे। उसका हम बाउंड्री वाल भी कहते हैं। बाउंड्री वाल का कॉन्सेप्ट हम अगले स्लाइड आगे डिस्कस करेंगे। के का यहाँ पे एक लेख के है, इसके को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहलाते हैं, या आप कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन भी कहते हैं उसे थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इनको हम अगले कमिंग स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे बेसिकली। सो दिस के बेसिकली के आपको क्या बताते हैं, मेजर्स हाउ फास्ट हीट फ्लो थ्रू अ मटेरियल। अब ये के जो है वो हर मटेरियल के अलग अलग होंगे, यानी के बताते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, यानी जिस मटेरियल से, जिस मीडियम से वो गुजरते हैं, उस मीडियम की नेचर के हिसाब से हर नया उसकी कंडक्टिविटी, हर मटेरियल की कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। तो वो हर सब जो सब्सटेंस आप, जो मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे उस मीडियम के लिए, उसी हिसाब से हीट ट्रांसफर वो डिपेंड करेगा, चेंज होगा। तो एक फेज से दूसरे फेज में, उसको हम आगे कुछ एग्जांपल दिया गया है, अगले नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, हम अगले जो लेक्चर है उसमें मैं उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बेसिकली
डिटेल में अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आपको कूपर एंड गन, इसका जो तीसरा रेफरेंस है कूपर एंड गन ट्यूटोरियल फार्मेसी, जो आपकी लैब के अंदर मौजूद है, लाइब्रेरी में मौजूद है। उसका 6th एडिशन, 7 एडिशन, जो भी एडिशन आपके पास मौजूद है सब में मौजूद है। हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र के नाम से कूपर एंड गन ट्यूटोरियल फार्मेसी कूपर एंड गन को इसमें से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें थोड़े बहुत आपको लेकमेन में मिलेगा, आपको ऑल्टन फार्मास्यूटिक्स में भी मिलेगा, और आगे वाले जहाँ-जहाँ ज़रूरत होगी आपको मैं बता